हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत, उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि गैरिसन टाउन्स को किस तरह से एम्पायर में एक्सपेंड किया जाता है। ये एक्सपेंशन जो है वो दो एरियाज़ में होता है। स्टार्टिंग से अगर बात करें कि गैरिसन टाउन, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, इसमें सबसे पहले कहता है एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत किस तरह से एक्सपेंड होके चलती है। ओके, एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत हमने ये पढ़ा था कि 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दिल्ली में सुल्तानों में रूलिंग गवर्नर गैरिसन टाउन्स तक ही होती थी, वहीं तक लिमिटेड थी। लेकिन बाद में गैरिसन टाउन्स के बाहर तो उनका कंट्रोल था ही नहीं, इंटरनली भी इतना था कि मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इसलिए उनको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के लिए क्या करना पड़ता था, ट्रेड, टेरिब्यूट और प्लंडर, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना था। यानी कि ये करना पड़ता था, तब उनको गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होती थी। कहाँ पर करना पड़ता था? हिंटरलैंड्स में। यानी कि हिंटरलैंड की अगर हम बात करें तो हिंटरलैंड क्या थे, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आ गया कि हिंटरलैंड क्या थे? द लैंड adjacent टू ए सिटी और ए पार्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। यानी कि सिटी से लगता हुआ ऐसा एरिया, यानी कि जो उनके गैरिसन टाउन्स बने हुए थे ना, उनसे लगता हुआ ऐसा एरिया जहाँ सिटी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राप्ति होती है, उनको वहाँ से अवेलेबिलिटी मिलती है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ से मिलेगी, दूध, घी, मक्खन या और सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से उनको मिलती थी। कहाँ से? हिंटरलैंड से। और इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना था कि उनको ट्रेड करना पड़ता था, व्यापार करना पड़ता था, या टेरिब्यूट करना पड़ता था, या फिर प्लंडर यानी कि अटैक वगैरह करके या धोखाधड़ी से इस तरह से करना पड़ता था। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि आसपास का एरिया हिंटरलैंड कौन सा है, जैसे दिल्ली हमारी कैपिटल है और हमारी कैपिटल के साथ लगता वाला एरिया कौन सा हो गया? हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ओके, तो इस तरह से वो हिंटरलैंड का एरिया होगा जो गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करते रखता था और वहीं से उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती थी। सुल्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्या थी? अब हम बात करें कि सुल्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्या थी। उनके लिए प्रॉब्लम्स थी कि उनके अलग अलग गैरिसन टाउन से, ये हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि भी गैरिसन टाउन से जैसे एक दिल्ली में हो गया, दूसरा जो है सिंध में हो गया, तीसरा बंगाल में हो गया। तो उनके ऊपर सुल्तान को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था। रीज़न क्या था डिफ़िकल्टी का? सबसे पहला मेन रीज़न था क्यों होता था? एक तो रिबेलियन की वजह से, वॉर की वजह से, बैड वेदर की वजह से। कह सकते हैं कि अब पूछेंगे रिबेलियन क्या होता है? रिबेलियन होता है धोखाधड़ी या बगावत, इस तरह की सिचुएशन। ओके, तो सेकेंडली जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जैसे अफ़गानिस्तान से आने वाले जो मंगोल थे ना, उनका अटैक या इन्वेशन, ओके, कि वो इनके ऊपर इन्वेड करते थे। ये प्रॉब्लम थी सुल्तान्स को कि वो अपना रूलिंग जो है वो गैरिसन टाउन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, रूलिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो गवर्नर्स थे वो भी सुल्तान्स की वीकनेस का पता जैसे उनको चलता है भी, मतलब सुल्तान जो है वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने उस पर, तो वो उसके ऊपर एक तरह से बगावत कर दे या फिर अटैक कर देते हैं और उस पर अपना इन्वेड करके, अपना कब्जा करके वहीं के किंग बन जाते थे। तो इस सिचुएशन में एक सुल्तान के लिए ये भी डर रहता था कि जो गवर्नर उसने चूज़ किया है वो कहीं उसकी वीकनेस का फ़ायदा उठा के खुद किंग ना बन जाए। ओके, तो ये प्रॉब्लम उसके सामने आती है। सुल्तान बनना चाहते थे, इसीलिए इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो दिल्ली सुल्तान्स थे ना, वो एक डिसीजन लेते हैं। वो क्या डिसीजन लेते हैं कि गैरिसन टाउन्स जो है ना उनको कंसोलिडेट किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। ओके, तो उनको कंबाइन किया जाए और या फिर सेकेंडली ताकि भी उनको एक्सपेंड किया जाए ताकि रूलिंग अच्छे से की जाए। ओके, तो ये डिसीजन उन्होंने लिया कि इनको कंसोलिडेट करते हैं। उसके लिए उन्होंने कैंपेन्स चलाए, कुछ अभियान, सैन्य अभियान, मिलिट्री कह सकते हैं कि मिलिट्री के कैंपेन्स चलाए थे। तो उसमें वो जो कैंपेन चलाए गए थे ना, वो दो तरह से चलाए गए थे। ओके, ये तो हमने पिछली वाली क्लास में किया था। अब ये जो दो कैंपेन्स चलाए थे वो क्या थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट कैंपेन क्या था? द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands and the garrison towns। यानी कि ये इंटरनल फ्रंटियर पे क्या था
कि गैरिसन टाउन जो है ना, जैसे दिल्ली, सिंध, बंगाल, तो इनका जो एरिया था या इनके बीच का जो एरिया था, जैसे जो उनके बीच में कौन सा एरिया था जहाँ से वो हिंटरलैंड्स एरिया जहाँ से उनको गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े, तो उनके बीच का जो एरिया था इसको भी और इन पूरे की पूरे जो गैरिसन टाउन्स हैं इनको कंबाइन किया जाए, इनको कंसोलिडेट किया जाए। ओके, कैंपेन चलाए गए, उनको जो है इंटरनल फ्रंटियर बोला गया। अब इन कैंपेन्स में किया क्या गया, क्या प्रोसेस किया गया, तो इन कैंपेन्स में किया गया था गंगा यमुना जो दोआब का एरिया था, यानी कि गंगा एक रिवर है, यमुना एक रिवर है, और उन दोनों रिवर्स के बीच का जो एरिया था ना, वहाँ पर क्या थे, फॉरेस्ट वगैरह थे, तो उस एरिया को क्लीन किया गया। वहाँ पर जो फॉरेस्ट से उनको वहाँ से हटाया गया, रिमूव किया गया, और वहाँ पर जो हंटर गैदरर्स थे या पीजेंट्स जो थे वहाँ पर, जो मतलब सॉरी पीजेंट्स नहीं, पोस्ट्रलिस्ट्स जो थे, यानी कि वहाँ पर जो शिकारी लोग रहते थे ना और जो आदिवासी रहते थे, उनको वहाँ से रिमूव किया गया, उनको उनके हैबिटेट से, यानी कि उनका जो घर था वहाँ से उनको हटाया गया और एक्सपेल कर दिया गया। सेकेंडली, जो लैंड एरिया है उसको क्लीन करके पीजेंट्स को दे दिया गया ताकि एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया फॉरेस्ट को क्लीन करके। फिर आती है बात सेकंड की, बात आती है सेकंड एक्सपेंशन ओकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर, यानी कि जो सेकंड एक्सपेंशन किया गया, यानी कि ये गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल कर लिया, गैरिसन टाउन्स के साथ में जो हिंटरलैंड एरिया था उसको भी अपने दिल्ली सल्तनत के अंदर मिला लिया गया। ओके, तो ये कंसोलिडेट करके क्या किया गया, इंटरनल फ्रंटियर किया गया, यानी कि उस एरिया को स्ट्रोंगली कंट्रोल किया गया। एक्सटर्नली एक्सपेंशन में किया गया कि भी जो इससे बाहर का ये एरिया कवर होने के बाद जो बाकी के एरियाज है ना उनके ऊपर भी इन्वेंशन की जाए, इन्वेड किया जाए, अटैक करके और उसको अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाए। ओके, तो इनको ये एक्सपेंड करने का जो काम था सल्तनत को, मेनली दो लीडर्स, दो कह सकते हैं, दो किंग्स, दो सुल्तान्स जो है यहाँ पर मेन नेम आते हैं उनके। एक तो अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड मोहम्मद तुगलक। ओके, तो मिलिट्री एक्सपेंडिशन इनटू द साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखो ये यहाँ पे आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में क्या स्टार्ट हो जाता है कि ये साउथर्न इंडिया का जो एम लेके चलते हैं कि साउथर्न इंडिया तक हमें अपनी दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड करना है। ओके, और उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी मिलिट्री रेडी करते हैं, अपना आर्मी को रेडी करते हैं, और कह सकते हैं कि मिलिट्री कैंपेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो वो सारे जो बाहर के जो किंग्स जो थे उनके साथ वो वॉर करते हुए चलते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको उनके एरिया को अपने एरिया में मिलाते हुए चलते हैं। उसके बाद इन कैंपेन्स में दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी उन्होंने किस किस चीज़ को कैप्चर, उन्होंने अटैक किया एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, स्लेव्स को, और प्रीशियस मेटल्स जो थी ना उनको कैप्चर करते हुए चलते थे, यानी कि उनके ऊपर अपना कब्जा करते हुए चलते थे। ओके, फिर उसके बाद में जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि बी द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीजन 150 ईयर्स आफ्टर समवट हम्बल बिगनिंग, यानी कि स्टार्टिंग में जो आर्मी थी ना वो इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो वीकली काम करती है या धीरे धीरे काम करती है, स्लो प्रोसेस में काम करती है। लेकिन आफ्टर 150 ईयर्स के बाद अगर हम देखें जो तुगलक का टाइम पीरियड आता है, मोहम्मद तुगलक का टाइम पीरियड आता है, तो दिल्ली सल्तनत जो है उसके अंडर इंडिया सब कॉन्टिनेंट है उसका एक लार्ज पार्ट दिल्ली सल्तनत के अंडर कंट्रोल आ जाता है। ओके, फॉर दिस दे हैड डिफीटेड मैनी आर्मीज, इसके लिए जो यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो देखो शुरुआत कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में होती है, और वो चलते चलते 150 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत का, यानी कि उसके बाद कोई और किंग आया, उसके बाद और कोई किंग आया, उसके बाद कोई, तो मोहम्मद तुगलक का जो टाइम पीरियड था उन्होंने और उसको एक्सपेंड किया। तो उस टाइम पीरियड तक अगर देखें 150 ईयर्स के अक्रॉस टाइम में दिल्ली सल्तनत में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा एरिया उनके अंडर कंट्रोल आ गया था। ओके, इसके लिए उन्होंने किया क्या था, उन्होंने बहुत सारी आर्मीज़ को हराया था, यानी कि बहुत सारी जो अलग अलग कहें कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग एम्पायर्स थे उनके साथ उन्होंने वॉर किया, उनको हराया, उनकी आर्मीज़ को, और सिटीज़ का जो एरिया था ना उसको वो एक्सपेंड करते हुए चले गए, उसको सिटीज़ को बढ़ाते हुए चले गए। ओके, सल्तनत के जो गवर्नर थे, अब यहाँ पे जो सल्तनत के गवर्नर तो एडमिनिस्ट्रेशन थे, अभी सल्तनत का एरिया एक्सपेंड होता जा रहा है तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर्स की ज़्यादा डिमांड होगी या उनको ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो ये इनका जो काम था ना गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का, उनका काम था कि जो एरिया उनको दिया गया है वहाँ पर उनको कंट्रोल करना है, वहाँ पर उनको अच्छे से रूलिंग करनी है। उसके लिए वो क्या करते थे, वो पीजेंट से जो है
टैक्स कलेक्ट करते थे, उनका काम था ये, ठीक है। तो पेजेंट से टैक्स कलेक्ट करने का काम था, और दूसरा अपने एरिया में जस्टिस देने का यानी कि न्याय करने का अधिकार जो है वो इनके पास था। ओके, चलिए ये हो गया हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर, क्या था कि दिल्ली सल्तनत किस तरह से एक्सपेंड होती है। अब जब नेक्स्ट हमारी क्लास आएगी उसमें हम एक सब टॉपिक को करेंगे मस्जिद के बारे में, जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें। और उसके बाद हम करेंगे कि मोहम्मद खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक थे ना, उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है और किस तरह से उन्होंने अपने एरिया को कंसोलिडेट किया, किस तरह से वहाँ पर रूलिंग की। ओके, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।